हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेयर बिल्ड क्लासेस। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है लाइंस एंड एंगल्स। आज हम लोग लाइंस एंड एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे और ज्योमेट्री का जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जिसको ज्योमेट्री नहीं आ रही है या जिसने ज्योमेट्री पढ़ना स्टार्ट नहीं किया उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। या ये वो बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं जिन बच्चों को मैथ में ज्योमेट्री जो पोर्शन है उसको पढ़ते ही नहीं है, वो उनको डिफिकल्ट लगता है। तो अब मैं यहाँ पे आज आपको बेसिक से स्टार्ट करूंगा और सारी चीजें आपको यहाँ से बताते हुए आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो हम लोग इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे और फिर आगे तक जाएंगे कि हमारा लाइन क्या है, एंगल क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, सब के बारे में आज हम लोग इसमें डिस्कशन करने वाले। तो बिना टाइम गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अगर अब देखो इसमें मैंने जो है ये बना के रखा है यहाँ पे, अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत मैथ समझ में आने लगे तो थोड़ा एंजॉय जरूर कर लेना, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो में आप लोगों को समझ में जरूर आएगा। देखो ध्यान से, हम लोग लाइंस एंड एंगल्स जब स्टार्ट कर रहे हैं तो यहां पे मैं बात करूंगा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो ज्योमेट्री जहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट से हम लोग बात करेंगे कि कहां से ज्योमेट्री स्टार्ट हुई। जैसे हम लोग अदर चीजें पढ़ते हैं, जैसे इंग्लिश के लिए हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, ए बी सी डी। हम लोग ABCD सबसे पहले लर्न करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग अदर चीजें पढ़ते हैं। जैसे हम लोग हिंदी पढ़ते हैं उसमें क्या पढ़ते हैं, पहले का खा गा घा, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। इसी तरह जब ज्योमेट्री हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग के क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं तो हमें यह पता होना चाहिए कि हमारी लाइन क्या है, ठीक है, पॉइंट क्या है और प्लेन क्या है। ये हमारे क्या ज्योमेट्रिकली टर्म है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्या है हमारा, ये हमारे फाउंडेशन ऑफ ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री के ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे क्या है, फाउंडेशन है। वैसे हम इन वर्ड को, वैसे हम इन टर्म को हम लोग एग्जैक्टली डिफाइंड नहीं कर सकते, बट मैं आप लोगों को इसके कुछ बेसिक चीजों के बारे में बताऊंगा जो कि आप लोग समझेंगे। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्लेन वर्ड की, अब प्लेन वर्ड क्या है, देखो, अ प्लेन हैज नो बाउंड्रीज, ठीक है, एक कोई ऐसा प्लेन जिसकी कोई भी बाउंड्री ना हो। जैसे मैं बात करूं आपके घर में एक वॉल है बट उसकी एक फिक्स बाउंड्री है, लेकिन यहां पे हम लोग फिर ये बात करेंगे कि ये भी एक प्लेन ही है, क्योंकि हमारे लिए जो हमारी वॉल है वो भी एक प्लेन के जैसे वर्क करेगी। या मैं यहाँ पे बात करूं, ये मेरे पास एक क्या है, एक ये मेरा पेज है, ठीक है, पेपर है, A4 साइज का पेपर है। अब इसको मैं प्लेन मान के चलूंगा। वैसे प्लेन की जो डेफिनेशन यहाँ पे है वो क्या है, नो बाउंड्री, उसके पास कोई भी, प्लेन के पास कोई भी बाउंड्री नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम इसको A4 साइज को एक प्लेन मानेंगे। और इसमें क्या बात करेंगे, द सरफेस ऑफ अ स्मूथ वॉल, द सरफेस ऑफ टॉप ऑफ द टेबल, और क्या हमारा सीट, सीट ऑफ पेपर, ये सब क्या है हमारे एग्जाम्पल है किसके, अ पोर्शन ऑफ प्लेन के, प्लेन के एक पोर्शन है। क्या ये बात क्लियर है? तो यहां पे मैंने किसके बारे में डिस्कशन किया, प्लेन के बारे में। तो प्लेन हम किसकी बात करेंगे, हमारे हाथ, हम लोग जो कॉपी में, जिस कॉपी में पढ़ते हैं, जिस बुक को हम पढ़ते हैं, जिस कॉपी में हम लोग लिखते हैं, वो सब उसको एक तरह से स्मूथ प्लेन के जैसे ही वो काम करते हैं। यहां तक की बात क्लियर है? अब आगे देखो, देखते हैं। अब मैंने अभी यहां पे आप लोगों को प्लेन के बारे में बताया। प्लेन के बाद हमारा अगला पॉइंट आता है जो पॉइंट ही है, ठीक है, जिसमें जो मैं अगले टॉपिक की बात कर रहा था वो मेरा क्या है, पॉइंट है। अब पॉइंट क्या है, पॉइंट में देखो लिखा हुआ है, अ पॉइंट इज अ मार्क ऑफ पोजीशन, कोई भी एक पोजीशन है। जैसे मैंने यहां पे ऐसे मार्क कर दिया, ये मेरा क्या हो गया, पॉइंट हो गया। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो यही कह रहा है, अ मार्क, अ पॉइंट इज अ मार्क ऑफ पोजीशन। इसमें क्या है, और इसमें देखो ध्यान देना है, a small dot marked by sharp pencil on a plain paper। अब क्या करना हमको, कोई एक प्लेन पेपर है और उसमें एकदम शार्प पेंसिल करके हम उसमें एक क्या बनाए, एक पॉइंट बनाए, उसी को हम क्या करें, एक मतलब जैसे अभी हमारा क्या है, देखो ये मेरा पेपर है और मैंने अपनी पेंसिल को एकदम शार्प किया और वहां पे मैंने एक ऐसा रख दिया, ये मेरा क्या हो गया, पॉइंट हो गया। ये मेरा स्मूथ प्लेन का काम कर रहा है, और ये जो पॉइंट जो यहाँ पे मैंने एक ऐसे लगाया, ये क्या हो गया, मेरा पॉइंट हो गया। ये बात समझ में आ रही है? जो पॉइंट होता है, पॉइंट के पास ना तो कोई लेंथ होती है, ठीक है, पॉइंट के पास ना तो कोई लेंथ होती है, ना उसके पास कोई ब्रेथ है, और ना ही उसकी कुछ थिकनेस है।
मतलब अगर मैं यहाँ पे पॉइंट की बात करूं, ये जो मैंने बना के रखा है यहाँ पे, ये इसकी ना तो कोई ब्रेथ है, ना तो कोई इसकी थिकनेस है, और ना ही इसकी कोई लेंथ है। क्लियर है बात? फिर आगे देखो, फिर इसके आगे अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया, पॉइंट के बारे में बताया, और दूसरा मैंने क्या बताया, प्लेन के बारे में बताया कि प्लेन हमारा क्या है। फिर इसके बाद हमारा आता है लाइन सिगमेंट। ठीक है, अब लाइन सेगमेंट देखो क्या है, अ लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स। जो एक लाइन सेगमेंट है उसके पास टू एंड पॉइंट्स होंगे। देखो मैं यहां पे बना रहा हूं, ये मैंने एक लाइन खींची, ये मेरा एक एंड पॉइंट है और ये मेरा एक एंड पॉइंट है। हमें इसमें ये बात समझ में आ रही है कि ये अब इसके आगे नहीं जाएगी और ना ही ये इसके आगे जाएगी, मतलब ये क्या है, दोनों एंड पॉइंट है। तो टू एंड पॉइंट, यहां पे क्या लिखा है, अ लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट के पास क्या है, टू एंड पॉइंट्स है। और अ लाइन सेगमेंट हैज डिफाइंड लेंथ, डिफिनिट लेंथ होती है एक, जो लाइन सेगमेंट है हमारी उसके पास एक डिफिनिट लेंथ है। मतलब यहां से यहां तक अगर इसको मैं मेजर करूं तो ये मान लेते हम लोग कि ये हमारी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब ये 5 सेंटीमीटर क्यों, इसको हम कैसे नाप रहे हैं, क्योंकि यहां से यहां तक की एक प्रॉपर लेंथ होगी, तो जो हमारा लाइन सेगमेंट होता है उसके पास क्या होता है, एक डिफाइंड लेंथ होती है। क्लियर है बात? अब आगे आता है, अ लाइन सेगमेंट कैन बी ड्रॉ ऑन अ पेपर। और लाइन सेगमेंट को एक पेपर में हम ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको प्लेन बोला था, अब इस प्लेन में मैंने क्या किया, यहां से मैंने इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये एंड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है। ठीक है, और ये कितनी हो गई मेरे, मैं इसको कह देता हूँ 3 सेंटीमीटर। क्या मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉ किया? बात समझ में आई? क्लियर है बात? तो लाइन सेगमेंट के पास हमारे क्या है, टू एंड पॉइंट्स है। यहां तक की बात समझ में आई? फिर अगला देखो आगे क्या है। अब हमने लाइन सेगमेंट पढ़ा। अच्छा, लाइन सेगमेंट यहां पे एक चीज और देख लो, लाइन सेगमेंट जब भी हम लिखेंगे, अगर मैं इसको लिखूं ए और इसको लिखूं बी, तो जब भी मैं इसको लिखूंगा कि यहाँ पे ए बी मेरा लाइन सेगमेंट है, तो इसको ऐसे लिखूंगा ए बी और उसके ऊपर ऐसे कर दूंगा। बात समझ में आ रही है? तो ये इसका ये जो यहाँ पे मैं इस चीज इससे डिनोट कर रहा हूं, ये सिंगल लाइन से, इसका मतलब ये है कि मैं लाइन सेगमेंट की बात कर रहा हूं। मतलब इसके पास एक डिफिनिट लेंथ है, या इसके बाद मैं ये कहूं कि एक इसकी प्रॉपर लेंथ है, या ये कहूं कि इसके पास टू एंड पॉइंट्स है। क्लियर है बात? आगे देखो, अब बात करते हैं रे की। रे क्या है? देखो बेटा, रे एकदम सिंपल है। हमें यह पता है कि जो हमारे लाइन सेगमेंट होते हैं उसमें टू एंड पॉइंट होते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखो क्या लिखा है, अ रे हैज ओनली वन एंड पॉइंट। जो रे है उसके पास सिर्फ एक एंड पॉइंट है। अ रे हैज नो डिफिनिट लेंथ, उसके पास डिफाइंड लेंथ नहीं है, मतलब एक फिक्स लेंथ उसकी नहीं है। उसका एक पॉइंट तो हमारा क्या है, हम ये मान लेते हैं ये वाला पॉइंट मेरा क्या है, ये मेरा एकदम फिक्स है। लेकिन इसके आगे मैंने ऐसे खींच के इसमें ऐसे एरो बना दिया। एरो का मतलब यह है कि यहां से अभी मेरी कोई फिक्स लेंथ नहीं, ये अभी और भी आगे जा सकती है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये आगे अभी और भी जा सकती है। तो मेरा ए पॉइंट तो फिक्स है, बट बी पॉइंट फिक्स नहीं है, और बी पॉइंट फिक्स नहीं है इसलिए इसकी लेंथ भी फिक्स नहीं है। बात समझ में आई? जो हमारा लाइन सेगमेंट था उसमें हमारा जो लाइन सेगमेंट था उसकी लेंथ क्या थी, फिक्स थी, उसको हम घटा या बढ़ा नहीं सकते थे, वो जितनी है उतनी ही रहेगी। बट यहां पे रे में क्या हो रहा है, एक पॉइंट तो हमारा फिक्स है बट दूसरा पॉइंट हमारा फिक्स नहीं है। वो क्या कर रहा है, वो अभी और आगे भी जा सकता है। क्लियर है बात? ये बात समझ में आई? और अब यहां पे मैंने ये सारी चीजें लिखी। ठीक है, तो अब क्या इसको हम वी कैन नॉट ड्रॉ अ रे ऑन पेपर। अब मान लो ये मेरा एक पेपर है, ये पूरा पेपर, क्या इसमें मैं रे को ड्रॉ कर सकता हूं? नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी जो रे है, अब इसको मान लेते ये ऐसे ऐसे बढ़ते, ये और आगे भी तो जा सकती है, ऐसे और आगे चली गई, तो क्या इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं? नहीं, इसको हम ड्रॉ नहीं कर सकते। क्लियर है बात? समझ में आ रही है कि नहीं? फिर अगला पॉइंट हमारा आता है लाइन। सबसे ज्यादा हम इस वर्ड का यूज करते हैं, लाइन। हर बात में हम बोल देते हैं लाइन में लग जाओ, क्लास में प्रेयर हो रही है लाइन में लग जाओ, ये सारी चीजें होती है ना। बट यहाँ पे जो हमारी मैथ की लाइन है उसकी हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहले जो लाइन है, अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट। जो लाइन है उसके पास कोई भी एंड पॉइंट नहीं है।
मैंने ये बताया अभी, जब हमने लाइन सेगमेंट पढ़ा उसमें 2 एंड पॉइंट थे, जब हमने रे पढ़ा रे में हमारे कितना 1 एंड पॉइंट था, बट लाइन में कोई भी एंड पॉइंट नहीं होगा, इस बात का याद रखना। मतलब इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो वो कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, दोनों तरफ के हमारे पॉइंट फिक्स नहीं है, और अगर इसके पॉइंट फिक्स नहीं है तो क्या इसकी कोई एक प्रॉपर लेंथ होगी, नहीं होगी, इसलिए यहां पे लिखा है डज नॉट हैव अ डिफाइंड लेंथ। क्लियर है बात। अब सीधी सी बात है, रे का तो एक पॉइंट फिक्स था, उसके बाद भी हम इसको पेपर पे ड्रॉ नहीं कर पा रहे थे, तो जो हमारी लाइन है उसके तो दोनों जो बी वी कैन नॉट ड्रॉ अ लाइन ऑन अ पेपर, क्योंकि इसके हमारे जो दोनों पॉइंट है वो फिक्स नहीं है, ये इधर की तरफ और आगे बढ़ जाएगा और आगे जा सकता है, और ये इधर की तरफ और आगे जा सकता है। क्या ये बात समझ में आई? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर है बात। अब देखो आगे बेटा, इसके बाद मैं आप लोगों को इनमें कंपेयर करा देता हूं, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कि लाइन रे और लाइन पे क्या डिफरेंस है, ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन लाइन सेगमेंट एंड रे, ठीक है, इसमें क्या है, तो देखो सबसे पहले यहां पे हमारा क्या है, लाइन सेगमेंट है, रे और लाइन। मैंने बताया अ लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट, बताया मैंने, लाइन सेगमेंट के पास 2 एंड पॉइंट है, रे के पास इसके पास 1 एंड पॉइंट है, अ रे हैज ओनली 1 एंड पॉइंट। और अगर हम बात करें लाइन की, सिर्फ लाइन की, लाइन सेगमेंट की नहीं, तो इसके पास नो एंड पॉइंट, अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट, लाइन के पास कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। दूसरा, सेकेंड नंबर अगर हम इसकी बात करें, तो मैंने ये बताया लाइन सेगमेंट की एक फिक्स लेंथ होगी। अगर मैंने कह दिया ए बी हमारी कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, तो ये 5 सेंटीमीटर रहेगी, लेकिन रे की कोई भी हमारी प्रॉपर लेंथ नहीं होगी, रे हमारी और आगे जा सकती है और छोटी हो सकती है। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो रे की कोई भी हमारी, यहां पे लिखा नॉट हैव अ डिफाइंड लेंथ, ठीक है, उसकी कोई भी एक डिफिनिट लेंथ या प्रॉपर लेंथ नहीं है। क्लियर है बात। इसी तरह हमारे लाइन के पास भी नहीं है, सिर्फ लाइन सेगमेंट के पास एक प्रॉपर लेंथ है जो कि फिक्स है। बात समझ में आ रही कि नहीं? अगर 5 सेंटीमीटर तो 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर तो 10 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर तो 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर तो 1 किलोमीटर, जितनी लाइन सेगमेंट मैंने बता दिया वो उतनी ही फिक्स रहेगी, उसके बाद वो घटेगी बढ़ेगी नहीं। अगर वो और बढ़ती चली जा रही, इसका मतलब वो हमारी क्या है, रे है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक पॉइंट से तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, और मान लो कि हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं है, तो क्या है, वो हमारा लाइन पे आ जाएगा, उसकी भी कोई भी एक प्रॉपर लेंथ नहीं है, फिक्स लेंथ नहीं है। क्लियर है बात। फिर आगे देखो, हम लाइन सेगमेंट को एक पेपर में ड्रॉ कर सकते हैं, बट रे और लाइन को, इन्हें हम सिंपली किसी भी चीज में ड्रॉ नहीं कर सकते। अब आगे देखो लिखा है, लाइन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, रे को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मान लेते हैं हमारा ऐसे करके ये डायग्राम है, ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा क्या है, बी पॉइंट है। हमारा बी पॉइंट फिक्स नहीं है, मैंने इसको क्या किया, ऐसे लिखा ए बी और ऐसे लिखा। अगर ये ऐसा होता, मान लो ये डायग्राम ऐसा बना हुआ है, ऐसा, ये बी पॉइंट है और ये मेरा ए पॉइंट है, बी मेरा फिक्स है, ए फिक्स नहीं है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा ऐसे, बी ए की तरफ एरो लगाऊंगा, क्योंकि ए मेरा फिक्स नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं? अगर मैं यहाँ पे एरो बी की तरफ लगा दिया, मतलब वो हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब जो हमारा लाइन सेगमेंट है, लाइन जो है, लाइन में ऐसा है ए बी, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ए बी, और इसके ऊपर ऐसे लगा के दोनों तरफ हम लोग एरो लगा देंगे, तो ये ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात समझ में आई या नहीं? अब इससे रिलेटेड देखो बेटा कुछ क्वेश्चन है यहां पे, ध्यान से देखो इसमें। अब इसमें कह क्या रहा है, नेम द लाइन सेगमेंट एंड रे ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। इन फॉलोइंग फिगर में आपको रे और लाइन सेगमेंट बताने हैं कौन कौन से हैं। कुछ मैं आपको करवा दे रहा हूं और कुछ आप लोग खुद से स्वयं करेंगे, जो मैं इसमें छोड़ दूंगा, ठीक है। देखो पहला, अगर मैं फर्स्ट डायग्राम की बात करूं, फर्स्ट वाले में देखो, मैंने ए से स्टार्ट करा, बी तक गया,
क्या इसका मुझे एक फिक्स लेंथ दिखाई दे रही है? यहाँ पे एक काम करो तुम लोग, ओ पॉइंट रख लो। क्या यहां से पूरा मुझको फिक्स दिखाई दे रहा है? तो यहां पे मैंने ये कह दिया ए बी मेरा क्या है, लाइन सेगमेंट है, तो मैंने ऐसे डॉट कर दिया। फिर ए ओ, क्योंकि ए और ओ भी तो मेरा फिक्स है, तो मैंने यहां पे क्या लिख दिया, ए ओ, ये भी मेरा क्या है, लाइन है। अब ओ सी देखो, ओ तो मेरा फिक्स है बट सी फिक्स नहीं है, तो ओ सी मेरा क्या हो गया, ओ सी मेरा हो गया रे, तो मैंने ऐसे लगा दिया एरो। ठीक है, मैंने ओ डी देखा, तो ओ डी मेरा क्या है, ओ डी मेरा क्या है, ओ भी फिक्स है और डी भी फिक्स है, तो ओ डी मेरा क्या हो गया, लाइन सेगमेंट, तो मैंने ऐसा एरो लगा दिया। उसके बाद यहां पे देखो ओ बी की अगर बात करूं तो ओ बी, ओ पॉइंट भी मेरा फिक्स है और बी भी फिक्स है, तो मेरा क्या हो जाएगा, ओ बी, और मैं उसमें ऐसे लगा दूं, तो ये मेरे क्या हो गए, इसमें मेरे 4 लाइन सेगमेंट निकले और एक रे निकला। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है? अब यहां की बात करते हैं, इसमें देखते हैं क्या है। देखो बेटा ध्यान से देखना, यहां पे अगर हम बात करें, ओ पॉइंट तो मेरा फिक्स है, बट ना तो ए पॉइंट फिक्स है, ना बी फिक्स है, ना सी फिक्स है, और ना ही डी, ना ही ई और ना ही एफ। तो यहां पे मैं ये लिखूंगा ओ ए रे है मेरा, ओ बी रे, और क्या है, ओ सी रे है, ओ डी रे है, ओ ई भी मेरा रे है, और ओ एफ ये भी क्या है, मेरा रे है। बात समझ में आ रही है कि नहीं, ओ एफ, क्लियर है बात? थर्ड वाला देखो, थर्ड में क्या है, थर्ड में मेरा ओ पॉइंट फिक्स है, ए पॉइंट फिक्स है, डी पॉइंट फिक्स है, तो सबसे पहले मैंने ए डी लिख दिया, ये मेरा क्या हो गया, लाइन हो गई। दूसरा ए ओ भी मेरा लाइन है, ओ डी भी मेरा लाइन है, क्लियर है बात? बट ओ सी की बात करूं तो ओ सी भी मेरा लाइन है, समझ में आ रही बात? लेकिन मैं ओ बी की बात करूं तो वो क्या है, ओ बी भी मेरा, ओ बी ये भी मेरा लाइन है, वो सॉरी लाइन सेगमेंट, ये सब क्या है मेरे, लाइन सेगमेंट है, लाइन नहीं, लाइन सेगमेंट। अगर लाइन होता तो मैं उसको कैसे लिखता, उसको मैं ऐसे लिखता, ऐसे। ये सब मेरे क्या है, ये सब मेरे लाइन सेगमेंट है, क्लियर है बात? एडी मेरा लाइन सेगमेंट है, ओ सी मेरा लाइन सेगमेंट है, और मेरा ओ बी मेरा लाइन सेगमेंट है, बट ओ ई ओ पॉइंट तो मेरा फिक्स है बट ई पॉइंट फिक्स नहीं है, इसलिए ये मेरा क्या हो गया, रे हो गया। ये क्या है मेरा, रे। बात समझ में आ रही कि नहीं? और ओ एफ ये भी मेरा क्या है, रे है। क्लियर है बात? ये सारे मेरे क्या है, लाइन सेगमेंट। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये क्लियर है। अब ये वाला क्वेश्चन जो है वो आप लोग स्वयं से करोगे, ठीक है, और करके मुझे बताओगे, कमेंट करोगे कि ये आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो फिर मैं इसको बता दूंगा, ठीक है? समझ में आई बात? अब देखो नेक्स्ट, ये मैंने आप लोगों के लिए फिल इन द ब्लैंक्स रखा है, इसको आप लोग खुद से करोगे और इसको फिल करोगे। इसको मैंने जो अभी आप लोगों को, जो मैंने आप लोगों को डिफरेंस बिटवीन बताया था, लाइन सेगमेंट, लाइन और रे के बारे में, वही इसको यहाँ पे फिल करना, ये खुद से आप लोग करोगे। आगे देखो, अब हमारा आता है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन, सबसे पहले देखो पैरेलल लाइन की बात कर रहा है, मतलब इसमें हमारी लाइन होगी। मैंने सबसे पहले एक सीधी लाइन खींच दी, ये मेरा क्या है, लाइन है। अगर मैं यहां पे एरो नहीं लगाता, इसका मैं फिक्स पॉइंट बनाता, तो ये मेरा क्या हो जाता, क्या हो जाता, ये मेरा हो जाता लाइन सेगमेंट, बट इसके दोनों पॉइंट मेरे फिक्स नहीं है, इसलिए मेरा क्या हो गया, लाइन। अब पैरेलल लाइन में होता क्या, इसको पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। तो क्या लिखा है इसमें देखो, टू लाइन्स इन अ प्लेन, ठीक है। तो यहां पे मतलब मोटा मोटा ये समझ में आ रहा है कि हमें यहां दो लाइन की जरूरत पड़ेगी, टू लाइन्स की जरूरत पड़ेगी। टू लाइन्स इन अ प्लेन विच डज नॉट मीट, वो कभी भी मीट नहीं करते हैं, चाहे उनको हम जितना दूर ले जाएं, ठीक है, हम लोग उसको चाहे इंडिफिनिट की तरफ ले जाए, मतलब यहां से इसको मैं बहुत दूर तक लेता चला जाऊं, ठीक है,
और इसके नीचे जो एक लाइन है, क्योंकि टू लाइन की बात कर रहा है, इन दोनों को मैं चाहे जहां तक ले जाऊं ऐसे, ये कभी भी आपस में मीट नहीं करेंगी। तो मीट नहीं करेंगी, इन आइदर डायरेक्शन आर नोन एज पैरेलल लाइन। मैं अगर इन लोगों को अगर इधर की तरफ भी ले जाऊं आगे, ये या उधर की तरफ, ये कभी भी आपस में नहीं मीट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे दूसरा बनाऊं, एक ये बना दिया, दूसरा मैंने ये बना दिया, मैं इसको सीधे इस तरह पीछे की तरफ ला रहा हूं, इसको भी मैंने लेके आया, ये यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या कर गए, मीट कर गए। बट तो ये क्या हमारी पैरेलल लाइन है? नहीं है। जो आपस में मीट करेंगी वो पैरेलल नहीं है, जो आपस में कभी भी मीट ना करे, चाहे हम इधर की तरफ उसको बढ़ाएं या तो इधर तरफ। अब देखो, इसको मैं अगर इधर की तरफ बढ़ाऊं तो ये कभी भी मीट नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, बट पीछे की तरफ तो ये मिल रही है ना। तो जो हमारी पैरेलल लाइन है वो कभी भी आपस में एक दूसरे को मीट नहीं करेंगे, कभी भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे को नहीं काटेंगे। अगर मैं यहां पे बात करूं, यहां पे एक मैं ऐसे सीधी लाइन खींचूं, देखो यहां पे, और इसकी लेंथ में 5 सेंटीमीटर मेजर करूं, और इसी इन्हीं लाइन के बीच की अगर यहां पे मैं मेजर करूं, ये भी मेरा कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर ही आएगा। कभी भी इनके बीच की जो लेंथ है वो कम नहीं होगी। अगर इनके बीच की लेंथ कम हुई किसी भी पोजीशन पे जाके, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं नेक्स्ट किसी पॉइंट पे जाके ये क्या हो जाएंगे, मीट कर जाएंगे। और अगर ये मीट करेंगे इसका मतलब ये दोनों पैरेलल लाइन नहीं है। तो पैरेलल लाइन कैसे हम पहचानेंगे? अगर टू लाइन है, या टू लाइन सेगमेंट या टू रे है, उनके बीच की डिस्टेंस टू अदर पॉइंट पे सेम है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो सेम है, इसका मतलब है कि वो लाइन पैरेलल है। और अगर उनके बीच की, जैसे यहां पे मैं बनाऊं ये और ये, यहां पे मेरी जो है मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर, और यहां पे क्या है 2 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये जब और आगे जाएगा, और आगे गया, यहां पे मेरा 1 सेंटीमीटर हो गया, और आगे जाएगा तो ये क्या करेगा, मीट कर जाएगा। तो ये मेरी पैरेलल लाइन नहीं है। बट यहां पे 5 सेंटीमीटर, यहां भी 5 सेंटीमीटर, यहां भी 5 सेंटीमीटर है, तो मतलब इनके बीच के डिस्टेंस में कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा, मतलब ये पैरेलल लाइन है। ये बात समझ में आई या नहीं? एकदम सिंपल है बेटा। जो पैरेलल लाइन है वो कभी भी, टू लाइंस होंगी, टू लाइंस आर पैरेलल, अगर उनके बीच की डिस्टेंस कभी भी चेंज ना हो, उनके बीच की जो लेंथ है, उनके बीच की जो डिस्टेंस से दूरी है वो कभी भी चेंज ना हो, वो फिक्स रहे, इसका मतलब वो पैरेलल है। समझ में आई बात? अब आगे देखो, अब इसके बाद मैं बात करूंगा, ये इतना हमने लाइंस के बारे में पढ़ा। लाइंस में हमने क्या, एक तो हमने क्या पढ़ा, लाइन सेगमेंट पढ़ा, दूसरा हमने क्या पढ़ा, रे, तीसरा लाइन, और चौथा हमने क्या पढ़ा, पैरेलल लाइन। अगर मैं लाइन सेगमेंट की बात करूं तो उसकी एक फिक्स डिस्टेंस होगी, या उसका एक फिक्स वैल्यू हो सकती है कि वो इतने सेंटीमीटर की होगी, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अगर मैं रे की बात करूं तो उसके पास कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, मतलब उसकी जो लेंथ है वो कभी भी फिक्स नहीं होगी। अगर मैं बात करूं लाइन की, तो लाइन में कोई एंड पॉइंट है ही नहीं, जबकि रे में एक एंड पॉइंट था, बट लाइन में कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। पैरेलल लाइन की अगर बात करें तो पैरेलल लाइन टू लाइंस है, उनके बीच की डिस्टेंस ऑलवेज सेम, उनके बीच की डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होगी, मतलब वो पैरेलल लाइन। अब बात आती है हमारा एंगल की। एंगल क्या है? देखो बेटा, एकदम आसान है। एंगल क्या है हमारा? देखो, मेरे पास एक ये रे है, ये पॉइंट मेरा फिक्स है, ठीक है, और एक ये रे है। ये जो मेरी रे थी, ए पॉइंट है ये जो फिक्स है, ये बी है और ये सी है। ये कौन सा पॉइंट है? सी है, सी पॉइंट। अब ध्यान से देखना है यहां पे, देखो ये सी पॉइंट है, ए बी जो हमारी रे है, यहां से रे जा रही है, ए बी हमारी रे है, इसमें हमारी एसी रे, एसी भी रे है, और ये किस पॉइंट पे मीट कर रही है? ए पॉइंट पे। ए पॉइंट पे क्या कर रही है? मीट कर रही है, मीट।
ठीक है। अब ए पॉइंट पे ये मीट कर रही हैं और यहां पे ये एक आपको दिख रहा होगा, ये झुकाव दिख रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल। अब देखो एंगल कब बनेगा, अगर एंगल देखो कब बनेगा, हमको अब यहीं से पॉइंट देखना है, एंगल कब बनेगा। मैंने यहां पे एक रे खींच दी, ये मेरा P है और ये मेरा R है और ये मेरा S है। मैंने दूसरी रे खींची और दूसरी रे मेरी क्या है, P है और Q है। अब हम ये कहते हैं कि ये इनको हम चाहे जितना आगे लेके जाएं, ऐसे ये कभी भी मीट नहीं करेंगी आपस में, ये आपस में कभी भी मीट नहीं करेंगी। अगर ये मीट नहीं कर रही तो यार ये पैरेलल लाइन हुई, यस पैरेलल लाइन। और अगर पैरेलल लाइन है तो क्या इसमें अब ये मीट नहीं करेंगे तो क्या एंगल बनेगा, नहीं बनेगा। जब भी हमारी लाइन जो पैरेलल नहीं है, अब देखो अगर ये लाइन हमारी थोड़ा सा मैं जहां पे ये करूं कि यहां से मैं एक दूसरी लाइन इस पॉइंट से, अगर मैं यहां से एक ऐसे लाइन खींच दूं, ये ठीक है, ये तो अब ऐसे मैंने किया तो ये यहां पे मीट करी तो इधर देखो ये बन रहा है, या इधर की तरफ ये बन रहा है कि नहीं बन रहा, तब हमारा एंगल बनेगा। मतलब यहां से हमको सीधी सीधी बात यह समझनी है, एंगल हमारा कब बनेगा, जब एनी टू लाइन किसी एक पॉइंट पे क्या करेंगी, मीट करेंगी, तब वहां पे हमारा एंगल बनेगा। और जिस पॉइंट पे एंगल बनेगा उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो ये हमारा पॉइंट क्या हो गया, वर्टेक्स। अब देखो इसमें लिखा क्या है, द फिगर फॉर्म्ड बाय टू रे विथ द सेम इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड एंगल। टू रे हैं और उनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, तो वहां पे जो फिगर बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे। आगे क्या लिखा है, द कॉमन initial point are known as angle and the ray forming the angles are called arms of or side। या तो उसको हम आर्म्स बोलेंगे, मतलब ये हमारी आर्म्स है या साइड है, या तो ये हमारी साइड। और यहां पे हमारा जो लिखा पॉइंट, जो ये एंगल लिखा हुआ है, इसके जगह हमको क्या लिखना है, वर्टेक्स। क्लियर है बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो ये जो हमारा पॉइंट है इसको हम वर्टेक्स पॉइंट बोलेंगे, ये हमारा एंगल बनेगा जो इन दोनों के बीच का झुकाव है, और ये हमारी क्या हो जाएंगे, ये और ये हमारी क्या हो जाएंगी, साइड या आर्म। ठीक है, आर्म्स हो सकते। क्लियर है बात, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखो, आगे हमारा क्या है, अब इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। देखो अब इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हमको यह ध्यान देना है, ये मेरा एंगल है या नहीं, यस सर, ये एंगल है हमारा। अगर ये एंगल है तो मैं इनको और आगे ऐसे बढ़ाऊं, क्योंकि मैंने रे वर्ड का यूज किया है। दूसरा पॉइंट हमारा फिक्स है ही नहीं, ये मेरा पॉइंट फिक्स ही नहीं है, बी पॉइंट फिक्स नहीं है, ना तो सी पॉइंट फिक्स है, ओनली ए फिक्स है। तो ए पॉइंट मेरा वर्टेक्स हुआ, ए पॉइंट मेरा वर्टेक्स हुआ, और यहां पे मेरा एंगल बन रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं, ये मेरा एंगल बन गया। अब अगर मैं इन दोनों लाइन के बीच में कोई भी पॉइंट रखूं, यहां पे मैंने पॉइंट रख दिया, यहां पे रख दिया, यहां पे रख दिया, क्या ये सारे पॉइंट मेरे, ये सारे पॉइंट मेरे एंगल के अंदर आ रहे हैं, यस आ रहे हैं, सारे पॉइंट मेरे एंगल के अंदर है। मतलब ये मेरे क्या हो गए, अंदर को हम क्या बोलते हैं, इंटीरियर। अंदर को क्या बोलते हैं, इंटीरियर। और अगर मैं यहां पे एक पॉइंट रख दूं, ये मेरा एंगल के बाहर है, ये इस एंगल के बाहर है, मतलब ये मेरा एक्सटीरियर पॉइंट हुआ। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो ये मेरा इंटीरियर है, ये मेरा क्या है, इंटीरियर पॉइंट, क्योंकि ये एंगल के अंदर है। और ये मेरा एक्सटीरियर पॉइंट है। एक्सटीरियर क्यों,
क्योंकि ये मेरे एंगल के बाहर है। बात समझ में आ रही है? ये एंगल के बाहर है इसलिए इसको हमने क्या बोला, एक्सटीरियर पॉइंट, और ये एंगल के अंदर थी, सब मेरे क्या हो गए, इंटीरियर पॉइंट। बात समझ में आई? तो यहां पे यही लिखा हुआ है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल, तो किसी भी एंगल में इंटीरियर और एक्सटीरियर। और इसमें एक बात हमको ये समझनी है, अगर मैं इस साइड में कहीं भी पॉइंट रख देता हूं ऐसे साइड में, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ऑन द एंगल, ये एंगल पर ही है, ये पॉइंट मेरे किस पे है, एंगल पर ही है, ना तो ये अंदर की तरफ है ना तो ये बाहर की तरफ, ये कहां है, एंगल पर ही है। क्लियर है बात, समझ में आई? अब इसमें देखो क्या लिखा है, all those points which lie inside the angle form interior of angle। अगर कोई भी पॉइंट हमारा एंगल के अंदर तरफ है, इनसाइड द एंगल, तो वो हमारा क्या है, इंटीरियर ऑफ द एंगल। और अगर हम बात करें कोई भी पॉइंट है जो हमारा आउटसाइड ऑफ द एंगल, तो वो क्या हमारा एक्सटीरियर ऑफ द एंगल है। ऑफ आउटसाइड, आउटसाइड मतलब एंगल के बाहर की तरफ, बाहर है तो हमारा क्या है, एक्सटीरियर ऑफ द एंगल, या वो एक्सटीरियर पॉइंट है, या एक्सटीरियर एंगल बनाएगा। क्लियर है बात? और अगर बात करूं एवरी पॉइंट इच आर्म्स ऑफ द एंगल इज सेड टू बी लाई ऑन द एंगल। अगर कोई पॉइंट हमारा साइड पर ही है, आर्म्स पर ही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑन, वो क्या करेंगे हम लोग, ऑन द एंगल, मतलब वो एंगल पर ही है तो ऑन द एंगल बात करेंगे। क्लियर है बात? बात समझ में आई कि नहीं? एक्सटीरियर पॉइंट और इंटीरियर पॉइंट समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखो क्या है, अब यहां पे ये कुछ क्वेश्चन है, इसमें ध्यान से देखो। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, नेम एग्जाम्पल ऑफ एंगल्स फ्रॉम योर डेली लाइफ। आपके डेली लाइफ में कौन से एंगल हैं, ठीक है, डेली लाइफ में कहां पे एंगल बन रहे हैं जो आप लोग बता सकते हो। क्या ऐसा कोई चीज है आपके पास? अगर मैं बात करूं, आपके सबके पास कंपास होगा, कंपास है कि नहीं? कंपास में अगर हम बात करें तो कंपास कुछ हमारा ऐसा होता है, ये एक पॉइंट है और यहां से एक ऐसा, एक ऐसा, एक तरफ यहां पे क्या लगे रहेगा, पेंसिल लगाने के लिए बना रहेगा, और दूसरी तरफ क्या रहेगा, ऐसे नुकीला रहता है। ऐसा ही होता ही नहीं, यहां पे हम उसको पेंसिल लगाते हैं, क्या यहां पे एंगल बन रहा है, बन रहा है कि नहीं? तो एक तो एंगल ऑफ कंपास, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, ये मेरी क्या है, याद आ रहा है कुछ इसके बारे में, क्या है, सीजर। घर में सीजर होती है ना, सीजर का हम यूज करते हैं, सीजर में भी तो यहाँ पे ये एंगल बन रहा है, ये इधर ये बन रहा है, इधर ये बन रहा है, इधर ये बन रहा है, सीजर में भी तो एंगल बनता है। बात समझ में आ रही नहीं? तो ये डेली यूज किया, जैसे हमारी वॉल, अर्थ पे हमारी वॉल खड़ी होती है, ठीक है, जमीन पे हमारी वॉल खड़ी है ना, उसके बीच में भी तो एंगल बन रहा है, नहीं बन रहा? दरवाजा हम लोग पूरा खोल देते हैं, वहां पे एंगल बन रहा है, थोड़ा कम खोल रहे हैं दीवार से, उसमें भी एंगल बन रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं? हमारी चेयर है, टेबल है, सब में तो एंगल बन रहा है। तो ये सारी चीजें इसमें लिखनी है। तो आप लोग, मैंने 2 बता दिए, बाकी आप लोगों को लिखना है, कम से कम आपको इसमें 5 और लिखने हैं, ठीक है। और आगे फिर क्या लिखा हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूनिट ऑफ मेजरिंग एन एंगल। हम जितनी भी चीजें हैं सबको मेजर करते हैं, जैसे हम मिल्क को मेजर करते हैं लीटर में, ठीक है, हम लोग डिस्टेंस को मेजर करते हैं मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर में, तो इसी तरह एंगल को भी तो हम मेजर करेंगे। तो एंगल को हम मेजर करते हैं, किसमें मेजर करते हैं, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग ऑफ एन एंगल इज डिग्री। हम उसको डिग्री पे क्या करते हैं, डिग्री पे हम लोग उसको नापते हैं, मेजर करते हैं, और इसको हम डिनोट करते हैं कैसे, ऐसे पॉइंट से। मान लेता हूं, मैं ये कह देता हूं 35 डिग्री, तो मैं ऐसे लिखूंगा 35 और यहां पे ऐसे कर दूंगा। समझ में आई बात? तो ये मेरा क्या हो गया, एंगल हो गया। ऐसे हम इसको मेजर करते हैं, 35 डिग्री, 35 डिग्री का हमारा एंगल बना। बात समझ में आई? ठीक है, अब देखो आगे क्या है, अब नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल के कई सारे टाइप।
अब वो टाइप क्या है उनके बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। नॉर्मली पहले इनके हम देखो नाम देख लेते हैं, फिर इनको कैसे बनाते हैं, ये कैसे दिखते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। हमारे पास एक है एक्यूट एंगल, ठीक है, दूसरा है हमारा राइट एंगल, तीसरा है ऑब्ट्यूज एंगल, चौथा है स्ट्रेट एंगल, पांचवा है रिफ्लेक्स एंगल, छठवां है हमारा कंप्लीट एंगल, और लास्ट है हमारा जीरो एंगल। यहां पे आपको यह समझना पड़ेगा जीरो एंगल मतलब कि उसकी जो वैल्यू होगी कितनी होगी, 0 डिग्री होगी, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं कि कैसे होगा। मैं पॉइंट वाइज बता रहा हूं और एक एक करके हमको समझना है। एक्यूट एंगल बात कर रहा है और राइट एंगल की बात कर रहा है। राइट एंगल का मतलब होता है मेरा, राइट एंगल का मेरा मतलब होता है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। कितना? 90 डिग्री। राइट एंगल की मैंने बात की 90 डिग्री, तो एक्यूट एंगल मेरा 90 डिग्री से छोटा होगा, तो मैं यहां पे लिखूंगा लेस देन 90 डिग्री। और मैंने अभी यहां पे जीरो एंगल का नाम लिया, मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 डिग्री। और 0 डिग्री तो इसका मतलब मैं यहां पे क्या लिखूंगा, यहां पे मैं ये लिख सकता हूं 0 टू 90। अगर 90 मेरा पूरा हो गया तो 90 को मैं यहां पे ये ना लिख के देखो, यहां पे मैं ये लिखूंगा, यहां पे मैं ये लिख दूंगा 1 डिग्री टू 89 डिग्री। अगर इसके बीच में कोई एंगल है तो वो मेरा क्या है, एक्यूट एंगल है। अब यहां पे आप लोग ये नहीं बोलोगे कि सर अगर 0.5 हो जाए तो वो कौन सा एंगल होगा, 0 पॉइंट अगर 5 है, 0 से बड़ा है, इसका मतलब ये मेरा क्या है, एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल। और अगर यहां पे लिख जाए ये कि आपका 89.5 हो जाए तो ये क्या है, अगर मेरा पॉइंट में भी 90 से कुछ भी कम है, अगर यहां पे मैं इसको ऐसे लिख दूं, मैं 89.9 भी लिख दूं, तो ये मेरा क्या है, ये मेरा एक्यूट एंगल है। और जैसे ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ये मेरा क्या बन जाएगा, राइट एंगल। बात समझ में आई कि नहीं? तो राइट एंगल हम यहां पे मोटा मोटा याद रखेंगे कि 90 डिग्री से छोटा एक्यूट एंगल, 90 डिग्री राइट एंगल, और अगर 90 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा, यहां पे मैं लिखूंगा मोर देन 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री से बड़ा है, तो 90 डिग्री से बड़ा है तो उसको मैं क्या बोलूंगा, देखो 90 डिग्री से बड़ा है तो उसको मैं क्या बोलूंगा, 90 डिग्री से बड़ा है तो उसको मैं बोलूंगा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल हुआ। और अब ये इसकी भी तो कुछ लिमिटेशन होगी, ऐसा तो नहीं कि बहुत ही बड़ा हो जाएगा, यहां पे हमको देखना। उसके बाद हमारा आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल का मतलब है 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री का अगर एंगल है तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल। तो यहां पे हमको ये ध्यान देना है, स्ट्रेट एंगल हमारा 180 डिग्री है, राइट एंगल हमारा 90 डिग्री है, उसके बीच में क्या आ रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल आ रहा है। तो ऑब्ट्यूज एंगल हमारा कितना हो गया, मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, मतलब 90 टू 180 डिग्री। इसके बीच के जितने भी एंगल होंगे वो सब क्या होंगे, हमारे ऑब्ट्यूज एंगल होंगे। और जैसे ही 180 हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल। और अगर वो 90 डिग्री हो गया तो हमारा क्या हो गया, राइट एंगल। क्लियर है बात? अब अगला पॉइंट देखो, अगर मैं रिफ्लेक्स एंगल की बात करूं, रिफ्लेक्स एंगल, तो रिफ्लेक्स एंगल मेरा मोर देन 180, मोर देन 180, मोर देन 180 है। अब मोर देन 180 अगर मैं बात कर रहा हूं और इसके नीचे मेरा कंप्लीट एंगल है, यहां पे अगर मैं लिख दूं कंप्लीट एंगल मतलब 360, 360 डिग्री मतलब कंप्लीट एंगल, 360 डिग्री मतलब कंप्लीट एंगल। तो यहां पे मैं ये कहूंगा एंड लेस देन 360। इसका मतलब जो मेरा रिफ्लेक्स एंगल हो कितना होगा, 180 टू 360। बात समझ में आई कि नहीं? और 360 से
ऊपर हो नहीं सकता क्योंकि 360 हमारा सबसे बड़ा एंगल होता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। कंप्लीट एंगल मतलब 360, और उसके बाद 0 मतलब कोई एंगल नहीं बन रहा। मैंने ऐसे लाइन खींची, इसी के ऊपर एक लाइन और खींच दी, वो मेरा क्या हो गया, उसमें 0 एंगल बना, क्योंकि उसके बीच में कोई झुकाव या उसके वो हमारी जो लाइन उसके बीच में कोई गैप ही नहीं है। एंगल कौन सा बना, 0 डिग्री का, 0 एंगल। समझ में आ गई बात। तो 0 जो हमारा क्या, 0 डिग्री का हो गया। तो ये मैंने आप लोगों को मोटा मोटा बता दिया, इस बात को हमें याद रखना। एक्यूट एंगल 90 डिग्री से छोटा, 0 डिग्री से ऊपर। अगर मैं बात करूं राइट एंगल की, तो राइट एंगल मेरा 90 डिग्री का, मतलब इक्वल टू 90 डिग्री। जो हमारा राइट एंगल रहेगा वो क्या रहेगा, इक्वल टू 90 डिग्री। अगर मैं बात करूं ऑब्ट्यूज एंगल की, तो ऑब्ट्यूज एंगल मेरा क्या होगा, 90 डिग्री से बड़ा बट 180 डिग्री से छोटा। स्ट्रेट एंगल की बात करें तो हमारा 180 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री के इक्वल होगा। रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से बड़ा और 360 से छोटा, तो 360 मेरा क्या होगा, कंप्लीट एंगल। 0 डिग्री, 0 डिग्री, 0 एंगल। क्लियर है बात। अब देखो आगे मैं आप लोगों को यहाँ पे एंगल बनाना सिखाता हूं कि हम कैसे। अब देखो जैसे मैंने बता दिया, यहां पे मैं एक क्वेश्चन ये दे दूं, क्वेश्चन में ये दे दूं कि यहां पे मैंने 92 डिग्री लिख दिया, 90 डिग्री लिख दिया, 180 डिग्री लिख दिया, 360 लिख दिया, 179 लिख दिया। तो मैं आप लोगों से पूछूं कि ये हमारे कौन से एंगल है, आप तुरंत बता दोगे सर कि 90 डिग्री से बड़ा है, ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। एक मिनट, 90 डिग्री से बड़ा है, कौन सा एंगल हो गया, और ये सर 90 डिग्री के इक्वल है, ये मेरा क्या हो गया, राइट एंगल हो गया। ये मेरा 180 है, मतलब ये स्ट्रेट एंगल हो गया। ये मेरा 360 है, मतलब कंप्लीट एंगल हो गया। और ये मेरा क्या है, 180 से छोटा है, 90 से बड़ा है, तो ये मेरा क्या हो गया, 180 से छोटा है, 90 से बड़ा है, 90 से बड़ा मेरा क्या होता है, ऑब्ट्यूज। तो ये बात तो समझ में आती है, ये तो हम कर लेंगे। बट अगर मैं यहां पे ऐसे बना दूं ये, अब ये मेरा कौन सा एंगल है, इसमें क्या समझ में आ रही बात, ये कौन सा मेरा है, इसमें कुछ लिखा ही नहीं है, बस डायग्राम बना हुआ, मैं इसको कैसे पहचानूं वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। देखो ध्यान से, ध्यान से देखना। अगर मैं यहां पे बात करूं, यहां पे ध्यान से देखना, मैंने एक सीधी लाइन ये खींची, ठीक है, दूसरा मैंने इस पॉइंट से एक ये खींची, ये लाइन दोनों एकदम से एक दूसरे के ऊपर ऐसे खड़ी है, मतलब एक एकदम ऐसे सीधी खड़ी है, एकदम ये ऐसे है, मतलब एक वर्टिकली है और एक कैसी है, हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे, वर्टिकली मतलब एकदम सीधे खड़ी है। ये अगर हमारी लाइन है तो यहां पे जो हमारा एंगल बनेगा, यहां पे ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। बात समझ में आई कि नहीं। तो ये मेरा 90 डिग्री हो गया, तो तुरंत आपने क्या बोला, सर अगर कोई एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे मीट करें, तो वहां पे हमारा राइट एंगल बनेगा, मतलब वो इक्वल होगा 90 डिग्री के। ये बात एकदम क्लियर है, ये नहीं क्लियर, बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर मैं क्या करूं, मैं ये करूं, ये जो मेरी लाइन है, इस लाइन को, इस लाइन को मैं क्या करूं, इस लाइन को मैं क्या करूं, इस लाइन को मैं क्या करूं, मैंने इसको टेढ़ा कर दिया। बात समझ में आ रही कि नहीं, मैंने इसको क्या किया, इसको टेढ़ा कर दिया। अब ये क्या, अब ये जो मेरी लाइन है, क्या ये मेरी वर्टिकली है, एकदम सीधी खड़ी है, नहीं है। अगर ये सीधी नहीं खड़ी, यहां पे कुछ एंगल बन रहा है, ठीक है। अब ये कितने डिग्री का होगा, तो ये हमको समझ में नहीं आ रहा। देखो ध्यान से, अब मैंने आप लोगों को जो बताया उसको बड़े ध्यान से देखना है, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। कैसे आएंगी बता रहा हूं, देखो ध्यान से देखना। मैं यहां पे एक एंगल बना रहा हूं,
मैंने एक वर्टिकली लाइन लिया और एक हॉरिजॉन्टल। यहां पे जो मेरा एंगल बना ये वाला, ये मेरा 90 डिग्री का है और इसको मैंने नाम दिया राइट एंगल। जिसको राइट एंगल समझ में आ गया, बाकी सारे एंगल आराम से समझ में आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है या नहीं? ये मेरा हो गया राइट एंगल। मैंने क्या किया, इसके बाद एक डायग्राम मैंने ऐसा बनाया। अगर मैं राइट एंगल बनाता तो मैं यहां पे क्या करता, एकदम सीधी लाइन खींच देता। मैंने क्या किया, यहां पे एक ऐसी लाइन खींच दी। ये अब ये मेरी लाइन जो है 90 डिग्री मेरा यहां पे होना चाहिए था, ये बट मैंने सीधी लाइन ना खींच के मैंने क्या कर दी, मैंने ऐसे लाइन खींची। तो यहां पे ये वाला जो मेरा एंगल बना, सीधी सी बात है, ये मेरा पूरा 90 डिग्री होता ये वाला, बट इतना कम है, सिर्फ इतना मैं ले रहा हूं। क्या ये 90 डिग्री से छोटा होगा? हाँ छोटा होगा। तो ये जब 90 डिग्री से छोटा है तो ये मेरा क्या हो गया, एक्यूट एंगल। समझ में आई बात? तो बस हमको इसी तरह एंगल बनाना है। तो देखो ध्यान से, ये मेरा 90 डिग्री है, मैंने एक ऐसे एंगल बनाया, ये मेरा 90 डिग्री से छोटा लग रहा है ये वाला, इसको मैंने कह दिया एक्यूट। मैंने दूसरा डायग्राम बनाया, ये मैंने उसको ऐसे बनाया, ये। अब देखो 90 डिग्री मेरा यहां पे होना चाहिए था, बट ये पूरा बन रहा है। 90 डिग्री मेरा यहां पे ये होना चाहिए था, ये। क्या ये 90 डिग्री से बड़ा दिख रहा है? यस, बड़ा दिख रहा है। तो इसलिए मेरा क्या हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, क्लियर है ना बात? अब ध्यान से देखो, जब मैं एक स्ट्रेट लाइन खींचता हूं ऐसे, ये स्ट्रेट लाइन खींचा और ये मेरा पॉइंट है, तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा स्ट्रेट लाइन है, इसलिए इसको मैंने, ये वाला जो मेरा एंगल बनेगा, ये मेरा क्या हो गया, स्ट्रेट एंगल। क्लियर है बात? स्ट्रेट एंगल। और इसके आगे देखो, स्ट्रेट एंगल मेरा क्या था, ये था, इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब स्ट्रेट एंगल। अब अगर मैं क्या करूं, यहां पे एक लाइन खींचू ये, और मैं इसको सीधी ना खींच के थोड़ा नीचे की तरफ कर दूं, ये, तो स्ट्रेट एंगल मेरा यहां पे होना चाहिए था, बट ये बड़ा हो गया, इसलिए इसको मैंने क्या नाम दिया, रिफ्लेक्स एंगल। बात समझ में आई? तो ये मेरा रिफ्लेक्स एंगल हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं 360, मैंने क्या किया, अब मुझे क्या करना था, इसको यहां से मैं एक लाइन जो नीचे की तरफ, इसको मैंने क्या किया, इसी के ऊपर ऐसे खींच दिया, ये। मतलब दोनों के बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं है। तो यहां से देखो, ये मेरा पूरा ये बना, तो ये मेरा क्या हो गया, कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। और ये कितना हो गया, 360। तो ये बात समझ में आई? क्लियर है यहां तक? अब देखो आगे, क्लियर है बात? ये देखो, ये क्वेश्चन है जो आप लोग खुद से करोगे, इसको मैं नहीं करवाऊंगा। ये क्वेश्चन ये मैंने दिया हुआ है, इसमें क्या करना है, आपको डायग्राम को देखना है कैसे क्या बना है, और उसको क्या बताना है कि ये हमारा एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, राइट एंगल है, स्ट्रेट एंगल है, जो भी है ये आपको इसमें बताना है। ये आप लोग खुद से करोगे, मैं नहीं बता रहा इसे। नेक्स्ट आगे देखो, फिर ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये क्लासिफिकेशन करना है। मैंने अभी ऐसा क्वेश्चन बताया था ना, 30 डिग्री है, बताओ इसका नाम क्या है। उसके बाद 31 डिग्री है, इसका नाम क्या होगा। यहाँ पे क्या 179 डिग्री है, इसका नाम क्या होगा। 90 डिग्री, इसका नाम क्या होगा। ये आप लोग खुद से करोगे इसको, और करके मुझको बताओगे ये हुआ या नहीं। अगर नहीं आ रहा तो मैं बता दूं। जैसे यहाँ पे क्या दिया, देखो 90.5, 90.5 दिया हुआ है, तो ये मेरा क्या है, 90 डिग्री से बड़ा हुआ, इसलिए इसका क्या नाम हो गया, इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल, हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। ये क्या है, मेरा 15 डिग्री है, 90 से छोटा है, क्या हो जाएगा, एक्यूट। इसको खुद से करना। फिर नीचे क्या दिया हुआ है, देखो
हाउ मेनी डिग्री आर देयर, इनमें हमको बताना कितने डिग्री है। क्या बात कर रहा है यहाँ पे, वन राइट एंगल, एक राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा मेरा 90 डिग्री, तो कितना हो गया, कितनी डिग्री है 90 डिग्री हो गई। थ्री राइट एंगल, तो 3 मल्टीप्लाई 90, तो क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, क्या हो जाएगा इसका आंसर, 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा हमारा, कितने डिग्री आ गया। इसी तरह यहाँ पे क्या है, 2/3 मल्टीप्लाई राइट एंगल है, तो राइट एंगल का कितना 90 डिग्री, इसको मैंने इससे काट दिया, क्या आया 30, क्या आ गया 60 डिग्री आया। तो ये आप लोग खुद से कर लोगे या नहीं। फिर इसमें क्या लिखा है, हाउ मेनी डिग्री आर देयर एंगल बिटवीन आर्स, आर्स जो है यहाँ पे, आर्स जो हमारी क्लॉक होती है उसमें आर्स वाली जो सुई है और कौन सी मिनट वाली सुई, उनके बीच में हमको क्या बताना है, एंगल बताना है। हमारे पास ये दिए हुए हैं यहाँ पे 6 o'clock, 12 o'clock, 9 o'clock, तो इसके एंगल बताने हैं कि क्या एंगल होंगे। उसके बाद हमको यहाँ पे यूजिंग द ओनली रूलर या स्केल, उसका यूज करके हमको क्या बनाना है, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड स्ट्रेट एंगल। अभी मैंने ये सारी चीजें आप लोगों को बताई। ये वॉच वाला जो है, ये हमारी मान लो वॉच है, ठीक है। अब यहां पे मेरा क्या आएगा 12, यहां पे मेरा 6, यहां पे 3, यहां पे 9। अब 9 है तो 9 है तो यहां पे हमारी मिनट वाली सुई होगी, यहां पे 12 पे, और यहां पे क्या होगी, यहां पे एक हमारी क्या है सीधी लाइन है और एक पड़ी लाइन है, यहां पे हमारा कितने डिग्री का एंगल बना 90 डिग्री का, यही बताना है। तो जब 6 o'clock होगा तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 12 o'clock में कितने डिग्री का बनेगा, 9 o'clock में कितने बनेगा, और 3 o'clock में कितना बनेगा, ये लोग आप लोग खुद से इसको बनाओगे, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या कह रहा है यहां पे, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल में इसमें क्या लिखा है, टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ सम ऑफ देयर मेजर इज 180 डिग्री। कह रहा है अगर किन्हीं दो एंगल का सम क्या हो जाए 180 डिग्री हो जाए तो उनको हम क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। अगर मैं यहां पे लिख दूं 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ये मेरा क्या है एक एंगल है, ये मेरा एंगल 1 है, और ये मेरा क्या है प्लस यहाँ पे एंगल 2 है। तो एंगल 1 मेरा कितना है, एंगल 1 मेरा क्या है 160 डिग्री, और एंगल 2 मेरा क्या है, सॉरी एंगल 1 मेरा 120 डिग्री है और एंगल 2 मेरा 60 डिग्री है, ठीक है। इन दोनों को जब मैं प्लस कर रहा हूं तो मेरा 180 डिग्री कर रहा है, 180 डिग्री है, तो मतलब मेरा जो एंगल 1 और एंगल 2 है मेरे क्या है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री क्लियर है बात, मतलब कोई भी टू एंगल हो, अगर मैं ये कह दूं यहां पे मेरे पास एक एंगल ए है जिसकी वैल्यू कितनी है 110, कितना है 110 है, एक मेरे पास एंगल बी है वो उनकी वैल्यू है 70 डिग्री। क्या ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं, सप्लीमेंट्री के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, प्लस मेरा 180 आ गया, मतलब ये दोनों सप्लीमेंट्री है, ठीक है। ये क्या मेरे सप्लीमेंट्री है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बोलूं एक एंगल सी है एक एंगल डी है, एंगल सी मेरा 65 है और एंगल डी मेरा क्या है 65 है, क्या ये दोनों सप्लीमेंट्री है, मैंने दोनों को प्लस करा, दोनों को प्लस करा मेरा क्या आया, दोनों को प्लस करा मेरा 130 आया, 130 आया, मतलब ये मेरे सप्लीमेंट्री नहीं है। सप्लीमेंट्री के लिए हमको क्या याद रखना है, टू एंगल आर साइड टू बी सप्लीमेंट्री, टू एंगल है जिनको हम सप्लीमेंट्री कह सकते हैं इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 180 डिग्री। क्लियर है बात समझ में आई। अब कॉम्प्लीमेंट्री लिया हुआ है, कॉम्प्लीमेंट्री मैंने क्या बताया, इफ टू एंगल, यहां पे मैंने क्या बताया था, ये वाला ध्यान से देखो, इसमें पढ़ना है, टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, सॉरी सप्लीमेंट्री। मैंने यहां पे क्या बताया, टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर 180 डिग्री। तो यहां पे मैं क्या बताऊंगा, यहां पे टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री की जगह पे मैंने क्या लगाया कॉम्प्लीमेंट्री, सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 90 डिग्री। क्या लिखूंगा यहां पे मैं क्या लिखूंगा, यहां पे हम लिखेंगे
two angles are said to be complementary if there if the sum of their the sum of their measure is 90 डिग्री। मैं यहां पे क्या कह रहा हूं, हम किन्हीं दो एंगल को तब कॉम्प्लीमेंट्री बोलेंगे जब उन दोनों का सम क्या होगा, 90 डिग्री। मैंने यहां पे लिखा एग्जाम्पल में मैंने क्या लिखा, एग्जाम्पल में मैंने लिखा 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब हमारे ये जो दो एंगल हैं ये और ये क्या है, मेरे कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अगर मैं यहां पे ये कहूं एंगल ए मेरा 65 है और एंगल बी मेरा 25 है, 25 डिग्री है, तो क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री है? मैंने क्या किया, एंगल ए प्लस एंगल बी लगाया, तो एंगल ए मेरा कितना है 65 डिग्री और प्लस में 25 डिग्री, दोनों को मैंने प्लस किया तो मेरा क्या आ गया 90 डिग्री आ गया। मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर मैं यहां पे कहूं एंगल सी मेरा 40 डिग्री है, एंगल सी मेरा 40 डिग्री है और एंगल डी मेरा 60 डिग्री है, तो क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री है? तो मैंने क्या सीधा फॉर्मूला लगाया, एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल, तो एंगल सी मेरा कितना है 40 डिग्री और एंगल डी मेरा 60 डिग्री, दोनों का मैंने सम करा 100 डिग्री आया। ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। बात समझ में आई? सप्लीमेंट्री में क्या करना है हमको, इफ टू एंगल्स सेड टू बी सप्लीमेंट्री, अगर हम किन्हीं दो एंगल को सप्लीमेंट्री कह रहे हैं तो उन दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। अगर हम किन्हीं दो एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री कह रहे हैं तो उन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए। अगर 90 डिग्री है तो वो मेरा क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री, और अगर दोनों का सम 180 डिग्री हो गया तो वो मेरा क्या हो गया, सप्लीमेंट्री। क्लियर है बात? अब आगे देखो फिर नेक्स्ट मेरा टॉपिक है एडजेसेंट एंगल। अब एडजेसेंट एंगल क्या है, देखो टू एंगल्स विथ सेम वर्टेक्स। मैंने क्या बताया, टू एंगल्स विथ सेम वर्टेक्स, one arm common and other arm lie on the opposite side of the common arm are called adjacent